आज हम बात करेंगे कीवर्ड के बारे में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कीवर्ड। कीवर्ड होता क्या है एक्चुअली? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कीवर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ है और स्पेशली कीवर्ड को हम यूज़ करते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिना कीवर्ड के नहीं वर्क कर सकता है। तो हम बात करते हैं कीवर्ड है क्या। तो कीवर्ड एक प्री डिफाइन वर्ड है जो कि कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा दिया गया, और उस वर्ड को, उस कीवर्ड को स्पेशली कंपाइलर अंडरस्टैंड करता है। अगर कोई एरर आया, सिंटैक्स एरर या कुछ भी उस कीवर्ड में, तो उस चीज़ को वो डिटेक्ट करता है क्लियरली। तो चलिए मैं आपको डेफिनेशन से इस चीज़ को, इसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ, इट इज़ ए प्री डिफाइंड वर्ड। प्री डिफाइंड वर्ड क्या होता है? जो कि पहले से डिफाइन किया गया हो, उसमें यूज़र का कोई योगदान ना हो, उसका अपनी तरफ से कोई चीज़ आपको डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं, आपको दिया दिलाया है, आपको उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करना है कोडिंग में, प्रोग्राम बनाने में। जब हम कोई प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हैं उस टाइम में, सपोज डेट जैसे हमें इफ़ एल्स का प्रोग्राम या लूपिंग का प्रोग्राम जब करते हैं, तो लूपिंग में हमें इफ़ हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया। तो ये जो वर्ड है इफ़ हो गया, वाइल हो गया, या जो भी पर्टिकुलर वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, तो वो प्री डिफाइन है, दिया गया है। इफ़ के जगह पे हम फॉर यूज़ नहीं कर सकते, या इफ़ के जगह पे एफ आई यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई वर्ड नहीं लगा सकते क्लियरली। तो कीवर्ड वो हुआ जो प्री डिफाइन है, पहले से दिया गया, उसको हम डायरेक्टली अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करना है क्लियरली, वही वर्ड को हमें यूज़ करना है। उसकी जगह पे हम अपनी तरफ से कोई वर्ड बना करके इम्प्लीमेंट या यूज़ हम नहीं कर सकते हैं। तो आपको मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ, इट इज़ ए प्री डिफाइंड वर्ड whose meaning has been already fixed and known to the C language and compiler। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो कीवर्ड है वो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो खुद देता है, और उसमें जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो स्पेशली कंपाइलर को ये पता होता है कि ये कीवर्ड है, ताकि उसको वो पहचान सके ये पहले से ये वर्ड डिफाइन है, प्री डिफाइन है। इसमें अगर कोई तरह का एरर होगा तो वो पहले कीवर्ड में डिटेक्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा दिया गया है, और कंपाइलर में वो सारा वर्ड स्टोर किया रहता है। जो कंपाइलर सिंटेक्स एरर आपको निकालता है, तो वहाँ से उस एरर को वो डिटेक्ट कर देता है क्लियरली। अब बात करते हैं टोटल कितना कीवर्ड होता है। तो इन सी लैंग्वेज देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स। आपको मैं लिख देता हूँ, टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल से पहले एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कीवर्ड को जो है हम एज ए आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर की तरह से हम आइडेंटिफायर की तरह इसको नहीं यूज़ कर सकते। आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर जैसे आपको वेरिएबल हो गया, एरे हो गया, फंक्शन हो गया, यूनियन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। वेरिएबल के तरीके से, वेरिएबल जैसे सपोज डेट वेरिएबल है, वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो उस तरीके से वेरिएबल के रूप में हम कीवर्ड को नहीं ले सकते। हमें भी पता है, सपोज डेट अगर वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल क्या होता है? एक मेमोरी लोकेशन होता है जिसमें कोई वैल्यू जा करके स्टोर होता है नॉर्मली। सपोज डेट ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10, ये मेरा वेरिएबल हो गया। तो चलिए पहले आपको ये लाइन का भी मीनिंग अच्छे से समझाएंगे, फिर ये कीवर्ड का, और आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो बात कर लेते हैं एग्जांपल में कीवर्ड का क्या क्या एग्जांपल आ जाता है। जैसे हो गया इफ़ हो गया, एल्स हो गया, वॉइड हो गया, एक्सटर्न हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल आ जाएगा आपको, साइज ऑफ आ जाएगा। इसी तरीके से बहुत सारा आपको एटीसी लगा देते हैं। देयर आर टोटल 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आपको ये लाइन लिखवाएं, इट कांट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या है? वेरिएबल है, तो वेरिएबल के तरीके से हम इसको कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इफ़, आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ़ इज इक्वल टू 5 नहीं दे सकते, दिस इज़ नॉट वैलिड। क्यों? इफ़ तो मेरा एक कीवर्ड है, कीवर्ड ये प्री डिफाइन है, और वेरिएबल क्या होता है? उसका वैल्यू चेंज होते रहता है, वो यूज़र प्रोवाइड करता है, यूज़र डिफाइन करता है वेरिएबल को क्लियरली। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं कि आइडेंटिफायर की तरह से इसको कीवर्ड को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब दूसरी टॉपिक की तरफ चलते हैं। दूसरा टॉपिक मेरा है सी ऑपरेटर।
सी ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर की बता देता हूँ। ऑपरेटर बहुत सारा होता है, हम सी प्रोग्रामिंग की स्पेशली पढ़ रहे हैं। तो ऑपरेटर एक तरह से सिंबल कह लेते हैं जो स्पेशली कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने में हमें यूज़ आता है। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन। किसी भी तरह का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, चाहे मेरा मैथमेटिकल हो रहा है या लॉजिकल हो रहा है। मैथमेटिकल मतलब प्लस माइनस एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कोई भी कर रहे हैं तो वो मेरा मैथमेटिकल हो गया। और लॉजिकल की बात कर रहे हैं तो लॉजिकल में हम चेक कर रहे हैं जैसे कि ग्रेटर या स्मॉलर का मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू चेक कर रहे हैं, डेट इज कंसिडर एज अ लॉजिकल। कोई लॉजिकल चेक कर रहे हैं जैसे कि ये चेक कर रहे हैं वेदर द गिवन नंबर इज इवन या ऑड। कोई कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, कोई लॉजिकली क्वेश्चन है, तो वहाँ पे हम कोई भी लॉजिकल एरर या लॉजिकल चीज़ हमें फाइंड करना है, लॉजिकल कैलकुलेशन करवाना है या मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाना है, तो उस टाइम में हमें ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। क्लियर। अब बात करते हैं ऑपरेटर कहाँ वर्क करता है। तो ऑपरेटर हमेशा क्या कहा जाता है, ऑपरेंड के बीच में वर्क करता है। ऑपरेंड रहना, ऑपरेटर जो भी होता है आपको ऑपरेंड रहना ज़रूरी है, तभी हम कोई चीज़ कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर डेटा दिया रहे, सपोज डेट ऑपरेटर की बात करते हैं तो ऑपरेटर में मेरा ये प्लस भी हो गया, माइनस भी हो गया, डिवीज़न भी हो गया, कुछ भी हो गया, हाँ, तो उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। अब बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पे आपको कहें कि ऑपरेटर स्पेशली कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है तो किस तरीके से करता है, तो आपको दिखा रहा हूँ। z इज इक्वल टू 2 + 5। तो इसमें ऑपरेटर क्या है, ये प्लस मेरा ऑपरेटर है, इसको हम ऑपरेटर कहेंगे। क्लियर। क्यों ऑपरेटर, क्योंकि इस दोनों के बीच में समेशन कर रहा है, इसको सम करके वो प्रोवाइड करेगा, एडिशन करवाने का ये काम कर रहा है। तो 2 और प्लस का यहाँ पे साइन है, 2 + 7, जेड का वैल्यू आपको 7 हो जाएगा। जेड क्या है मेरा, एक जेड एक वेरिएबल है जिसके अंदर 7 जो ये वैल्यू है वो जाके स्टोर होगा। क्लियर। अब बात करते हैं कितने तरह का ऑपरेटर हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। सी प्रोग्रामिंग में 9 तरह का ऑपरेटर है, वैसे और भी ज़्यादा है। नॉर्मली अगर बात करें तो बेसिक हमारा 9 ऑपरेटर है। सबसे पहला ऑपरेटर की अगर बात करते हैं तो पहला ऑपरेटर मेरा है, फर्स्ट ऑपरेटर की अगर बात करते हैं, पहला आपको है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर है स्पेशली ये जो होता है हमें न्यूमेरिक कैलकुलेशन में काम आता है। इट इज़ यूज टू परफॉर्म द न्यूमेरिक कैलकुलेशन विच में बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इन सब में हमको अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क करता है या अर्थमेटिक ऑपरेटर आता है। जैसे स्पेशली आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं ऑपरेटर सिंबल, या ऑपरेटर भी आप ले सकते हैं, और मीनिंग। क्लियर। यहाँ से यहाँ मैं लाइनिंग कर देता हूँ। चलिए, तो कौन कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर में आता है, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये डिवीज़न हो गया, ये मॉडुलस हो गया, इसको मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये रिमाइंडर आपको देता है। क्लियर। ये क्या करेगा, ये डिवीज़न, डिवीज़न मतलब क्वेश्चन आपको ला करके देगा, जिसे आप भागफल कहते हो। ये क्या देगा आपको, एडिशन देगा। ये कोई वैल्यू को आप ये सब्ट्रैक्ट करके देगा। और ये तो आपको पता ही है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन। चलिए एक एक ऑपरेटर को हम यूज़ करके देखते हैं, क्वेश्चन लेकर के। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, कैसे हमको पता चलेगा ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है या इसमें परफॉर्म करना है अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो पहला तो ये सारा जो है आपको दिया हुआ ये अर्थमेटिक ऑपरेशन का अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाता है। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न और रिमाइंडर जिसको आप कहते हो, या मॉडुलस आप कह सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। चलिए एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे z इज इक्वल टू x प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे x और y मेरा वेरिएबल है। सपोज डेट x का मान आपको दे रखा है 4 और y का मान दे रखा है 3, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 4 + 3, डेट इज़ z इज इक्वल टू 7। ये एक z मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर ये 7 जा कर के वैल्यू जो है ये स्टोर हो रहा है। क्लियर। सेकेंड लेते हैं सब्ट्रैक्शन, x - y। ये क्या करेगा, ये जो 4 मैंने वेरिएबल लिया था इसी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, 4 - 3, तो डेट इज़ z इज इक्वल टू 1। क्लियर। सिमिलरली दूसरा लेते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर z इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहलाएगा। तो 4 × 3
z इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्लियर। अब फिर लेते हैं जो ख़ास आपका ऑपरेटर है, देख लीजिएगा x, ये डिवाइड वाला है, ये आपको क्वेसेंट प्रोवाइड करेगा। स्पेशली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डिवाइड वाला और मॉडुलस ऑपरेटर में, तो इसलिए ध्यान दे लीजिएगा। ये क्या क्या करता है, सपोज डेट आपको दे रखा है 4 डिवाइडेड बाई 3 और z इज इक्वल तो z का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। 3 क्योंकि एक तो रिमाइंडर हो जाएगा, तो आपको रिमाइंडर नहीं देना है, ये स्पेशली देना है, देखना है आपको क्वेसेंट इसका क्या आ रहा है, भागफल क्या आ रहा है। ये वाला जो ऑपरेटर है ये डिवाइड कहलाता है और ये क्वेसेंट आपको देता है। और अगर सपोज डेट आपको ये दिया रहे z इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस वाई अगर दिया रहे, क्लियर, तो यह आपको शेषफल देता है, डैट इज़ आपको प्रोवाइड करेगा रिमाइंडर 4 ये दिया है और y का वैल्यू तो 3 है ही पहले से, तो आपका इसमें आ जाएगा z का वैल्यू 1। जब आप 4 को 3 से डिवाइड देंगे तो इस सिचुएशन में आपका रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ये स्पेशली जो ये डिवाइड ऑपरेटर है ये आपको क्वेसेंट प्रोवाइड करेगा, भागफल देगा, और ये जो आपका है ये रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। क्लियर। तो ये रहा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करवाने में मदद करता है। क्लियर। कौन कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, प्लस हुआ, माइनस हुआ, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है और मॉडुलस, दिस इज कंसिडर एज ए मॉडुलस ऑपरेटर। क्लियर। ये देता मुझे क्या है, मीनिंग इसलिए मैंने दे दिया कि इसमें क्या क्या हमको आउटपुट में आता है, ये ऐड करके आता है, ये एडिशन वाला सिंबल है, ये सब्ट्रैक्ट होकर के आता है, ये आपको मल्टीप्लाई होकर के वैल्यू देगा, ये आपको डिवीज़न कहलाता है बट देगा क्या, क्वेसेंट, और ये आपको मॉडुलस कहलाता है, देगा क्या आपको, रिमाइंडर। यहाँ पे मैं ये भी ब्रैकेट के अंदर मॉडुलस ऑपरेटर कह सकते हो आप। क्लियर। ये मॉडुलस ऑपरेटर कहलाता है। तो ये लेकिन ये प्रोवाइड क्या करेगा, अगर किसी भी वैल्यू के बीच में दो वैल्यू के बीच में आपको ये लगा रहे, ये ऑपरेटर लगा रहे, तो वहाँ पर आपको कहा जा रहा आप रिमाइंडर उसका बताइए। ये मत देखिए कि कितनी बार में वो डिवाइड हो रहा या उसका क्वेसेंट क्या आ रहा, क्वेसेंट नहीं पूछा जा रहा, स्पेशली आपसे रिमाइंडर पूछा जा रहा। जैसे कि मैंने आपको किया था, फिर से वापस से बता दे रहे हैं। सपोज डेट किसी क्वेश्चन में ये वाला रहे x डिवाइडेड बाई वाई, ये डिवाइड का सिंबल है, तो आपका आउटपुट जो आएगा स्पेशली वो है आपको क्वेसेंट का वैल्यू पूछ रहा है, आपको क्वेसेंट का वैल्यू देना है, जो भागफल आप कहते हो। अगर वही चीज़ यहाँ पे दिया रहे z इज इक्वल टू एक्स, ये मॉडुलस y, और ये मॉडुलस का मतलब होता है ये आपसे शेषफल पूछ रहा है, यानी कि रिमाइंडर कितना आया। तो अगर ये दिया रहे तो आपको क्वेसेंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रिजल्ट में, आउटपुट में आपको जो आंसर लाना है वो रिमाइंडर आपको अपने कॉपी में शो कर देना है। जहाँ भी आपसे रिमाइंडर ये ऑपरेटर लगा है और आपसे पूछा जा रहा हो, तो आपका जो भी आउटपुट आए तो आपको आउटपुट में सिर्फ रिमाइंडर का वैल्यू शो करना है। क्लियर। चलिए अब दूसरी ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, जहाँ पे हम कंपैरिजन का काम करते हैं। जैसे हम आपको ये बताते हैं, व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू नंबर देन इन सच केस वी यूज़ रिलेशनल ऑपरेटर। जब दो वैल्यू को जब दो नंबर को आपस में हमको कंपैरिजन का रिक्वायरमेंट आ जा रहा, उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का हमें मदद चाहिए वहाँ रिलेशनल ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये भी लिखा है मैंने, इट इज़ यूज टू कंपेयर द मार्क्स ऑफ टू स्टूडेंट। सपोज डेट कहीं पे दो स्टूडेंट है, वहाँ पे आपसे पूछ रहा है, राम और श्याम दे रखा है कि राम भी एग्ज़ाम दिया है और श्याम ने भी एग्ज़ाम दिया। अब किसका मार्क्स किससे ज़्यादा है, राम का मार्क्स एग्ज़ाम में ज़्यादा है या श्याम का मार्क्स ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको कंपैरिजन आ गया। उस सिचुएशन में आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मान लीजिए सैलरी आपसे पूछा जा रहा है, दो बंदे का कोई डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट में दो वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो मे बी एक वर्कर जो है हायर पोजीशन में हो, एक वर्कर जो है लोअर पोजीशन में, तो दोनों का सैलरी डिफर करेगा। तो जब दो वर्कर का सैलरी को आपको कंपेयर करने का रिक्वायरमेंट पड़े, तो उस सिचुएशन में हम क्या यूज़ करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मेनली आप कंसेप्ट समझ लीजिए, और मैं ऑपरेटर आपको हर पेपर पे मैं आपको हर ऑपरेटर को शो कर दे रहा हूँ कि कौन से ऑपरेटर में, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर है तो रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन सा सिंबल यूज़ होता है। क्लियर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन सा ऑपरेटर का यूज़ होता है। तो मैं आपको लिख देता हूँ ऑपरेटर।
तो चलिए बात कर रहे थे हम रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन सा ऑपरेटर आ रहा। तो ये मेरा ये जितना दे रखा है ये सारा मेरा रिलेशनल ऑपरेटर में आता है। तो हर किसी का हम मीनिंग आपको बता दे रहे हैं। ये जैसे होता है लेस देन फर्स्ट नंबर वाला, ये आपका ग्रेटर देन हुआ, इसको ग्रेटर देन कहते हैं, आपने मैथ में पढ़ा होगा ये सारा सिंबल। ये होता है आपको लेस देन और इक्वल टू, ये आपको होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपको होता है नॉट इक्वल टू, और ये आपको होता है इक्वल टू। कंफ्यूज मत होना कि इक्वल टू कैसे हो गया, आपको एक एक सारा ऑपरेटर आपको समझाऊंगा। चलो अब देख लो आप, रिलेशनल ऑपरेटर मैंने बताया था कि कहीं भी कंपैरिजन का केस आता है, या दो बंदे का सैलरी हो गया या फिर मार्क्स हो गया, और भी कई जगह हमें कंपैरिजन का जब केस आता है, विच वन इज़ ग्रेटर या विच वन इज़ स्मॉलर बाय हुम, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज़ रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, तो हम बात करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर में कौन कौन सा आता है। तो ये जितना सारा सिंबल दे रखा है आपको, ये जैसे लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, ये लेस देन और इक्वल टू हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू हुआ, ये यहाँ पे डॉट लग गया, ये लाइनिंग है, डॉट है, इसको हम नॉट इक्वल टू बोलते हैं। फिर ये इक्वल टू का ये ऑपरेटर आया, सिंबल आया। क्लियर। तो चलिए अब क्वेश्चन लेकर के आपको बताते हैं। सपोज डेट आपसे पूछा जा रहा कि लेस देन, जब ये आ गया आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो ये क्या हुआ, ए बी से लेस है। अगर आपको ये दिया रहे तो ये क्या हो गया, ए बी से बड़ा है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, बट हियर ए इज़ स्मॉलर देन बी। जैसे यहाँ पे आपको लेस देन जिसको कह रहे हैं, तो यहाँ पे आप ए इज़ लेस देन बी हम कह सकते हैं। क्लियर। और अगर ये वाला यूज़ करना है, ये सिंबल, इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, ग्रेटर देन, तो हम यहाँ पे कहेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी। क्लियर। अब चलते हैं तीसरा, लेस देन और इक्वल टू। मान लीजिए आपको दिया रहे ऐसा, सॉरी ये दिया रहे, तो इसका मतलब होता है ए इज़ लेस देन और इक्वल टू। जैसे मैंने आपको यहाँ पे ये सिंबल है, ये ऑपरेटर दे रखा है, उसका मीनिंग मैंने आपको बताया। तो इसका क्या होता है, मतलब अगर ऐसा कहीं पे दे रखता है, कोई दो वेरिएबल है, वो दो वेरिएबल के बीच में ये ऑपरेटर लगा है, तो इसका मतलब होता है ए इज़ लेस देन और इक्वल टू, कुछ ऐसा वैल्यू दोनों दे रखा हो, या मे बी लेस देन हो और इक्वल टू हो। क्लियर। तो इसका मतलब होता है ए इज़ लेस देन और इक्वल टू बी। सिमिलरली अगर आपको ये दे रखा हो तो ये हो जाएगा ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। कहीं पे अगर दे रखा हो आपको ऐसा, ये डॉट लगा है, ये इक्वल, तो इसका मतलब हुआ ए इज़ नॉट इक्वल टू 5। मतलब जैसे आप मैथ में पढ़ते हो, इस चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नॉट इक्वल टू 5, यही नहीं कहते हैं आप मैथ में, ए 5 के बराबर नहीं है। बट उसी चीज़ को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हमें शो करना हो, कंप्यूटर को, कंपाइलर को अगर बताना हो कोई वैल्यू की जो कि उस वेरिएबल के इक्वल नहीं है, तो इस सिचुएशन में हम ये नॉट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इसको नॉट ऑपरेटर बोलते हैं। ये इक्वल टू हो गया, ए इज़ नॉट इक्वल टू 5, या ए इज़ नॉट इक्वल टू बी भी आप कह सकते हो। क्लियर। तो हर ऑपरेटर का यहाँ अलग अलग मीनिंग है। जैसे यहाँ पे लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन इक्वल टू है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये नॉट इक्वल टू है, ये नॉट हो गया, और यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे जैसा सपोज डेट ए इज़ इक्वल टू 5, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, अगर हमसे कहीं पे कहा जा रहा है इक्वल टू लगाने के लिए, कोई वेरिएबल है किसी के बराबर है, किसी के इक्वल में है, तो उसमें वहाँ पे इक्वल टू का साइन क्या आएगा, ये आएगा। ऐसा नहीं आप कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू 5, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा असाइनमेंट ऑपरेटर है। आगे जाकर के पढ़ेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, आपको हल्के में बता दे रहे हैं, नॉर्मली बता दे रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर स्पेशली होता है कोई वैल्यू उसमें असाइन किया जा रहा है, कोई वैल्यू उसमें स्टोर किया जा रहा है। क्लियरली। और नॉर्मली अगर कहा जा रहा है, सपोज डेट अगर हमको कहीं पर दे रखा है, कोई लॉजिकली अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये दे रखा है और ये दे रखा है, आपसे पूछा जाएगा कि इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या सिमिलर है, तो एग्जैक्टली दोनों का मीनिंग डिफर है। ये अलग मीनिंग कहता है, ये अलग मीनिंग कहता है। ये क्या होता है, ए 5 के बराबर है। नॉर्मली आप सब मैथ्स में ये पढ़ते आए हो कि ए इज़ इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 हम कह सकते हैं। क्लियर। मैथ्स में कभी आप नहीं पढ़ेंगे कि डबल इक्वल टू बहुत रेयरली आता है। बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपको कहा जाए कोई वैल्यू किसी के इक्वल है, किसी के इक्वल टू आपको शो करना, उस सिचुएशन में क्या लिखेंगे, ए इज़ इक्वल टू 5, ये कहेंगे कि ए 5 के बराबर है।
या 5 ए के बराबर है, आप इस तरीके से इसको कह सकते हो। वहाँ पे डबल इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर कहीं पे ये सिंगल लगा है तो वहाँ पे आप ए इज इक्वल टू 5 नहीं कह सकते। क्यों? यहाँ पे इसको सिंगल इक्वल टू कहीं रहे तो उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर उसे बोलते हैं। और असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब रहता है कोई वैल्यू है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर, वो वैल्यू स्टोर हो रहा या एज ए वेरिएबल वर्क कर रहा, एज ए मेमोरी लोकेशन वर्क कर रहा, उसके अंदर वो स्टोर होगा, वो असाइन होगा। असाइनमेंट ऑपरेटर जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे ये ऑपरेटर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो ये आपका रहा रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पे सपोज डेट मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में, दो बंदे का मार्क्स को कंपेयर कर सकते हैं, दो बंदे के सैलरी का कंपैरिजन कर सकते हैं। तो अगर कंपैरिजन का बात आ गया तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि मान लो कि यहाँ पे राम हो गया, ये श्याम हो गया, कि राम का मार्क्स श्याम से कम है, ए का मार्क जो है बी से कम है, या ए का जो एग्ज़ाम दोनों बैठा है, एग्ज़ाम में बैठा और उस सिचुएशन में ए जो है बी से ज़्यादा स्कोर किया, या ए और बी का दो बंदा है, उस दोनों किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा, उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं या तो लेस देन इक्वल टू उन दोनों का सैलरी है, ए का सैलरी बी से लेस देन या इक्वल टू, या तो कम होगा या उसके बराबर होगा। क्लियर? उससे थोड़ा कम हो सकता है या उसके बराबर सैलरी हो सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं ए का जो है सैलरी है बी से ज़्यादा हो सकता है या बी के बराबर हो सकता है। या हम ऐसा कह सकते हैं ए का वैल्यू ए का सैलरी बी के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू अगर लगा रहे और यहाँ पे बी आपको लिखा रहेगा तो उस केस में। क्लियर? वो आपको डिपेंड करता है। तो ये सारा आपको ऑपरेटर जो है रिलेशनल ऑपरेटर कहा जाता है। और इसमें स्पेशली आप कंपैरिजन वगैरह का कहीं पे कंसेप्ट आ रहा तो आप यूज़ कर सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर को। चलिए हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट ऑपरेटर मेरा है लॉजिकल ऑपरेटर। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। व्हेन वी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द एक्सप्रेशन लॉजिकली देन वी यूज़ द लॉजिकल ऑपरेटर, इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन ट्रू और फॉल्स। जहाँ भी हमको कंडीशन टेस्ट करने की बारी आ जाए कि वेदर द गिवन कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, इन दैट सिचुएशन वी हैव टू यूज़ द लॉजिकल ऑपरेटर। कहीं पे मान लीजिए आपको ये पूछा जा रहा है कि ये कंडीशन दिया हुआ, ये कंडीशन वैलिड है या नहीं है। अगर उस कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है देन द गिवन कंडीशन शुड बी ट्रू, और अगर उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो वो कंडीशन ऑब्वियसली फॉल्स हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर में कौन कौन सा ऑपरेटर यूज़ होता है, कौन कौन सा सिंबल यूज़ होता है। मैं आपको यहाँ पे ऑपरेटर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे मीनिंग लिख दे रहा हूँ। ये एंड हो गया, ये और हो गया, ये नॉट हो गया। तो चलिए देखते हैं, ए एन डी एंड हुआ, ये और हुआ, ये नॉट हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट लॉजिक गेट पढ़े होंगे, तो लॉजिक गेट्स वाले स्टूडेंट जो स्टूडेंट लॉजिक गेट पढ़े होंगे वो इसको अच्छी तरीके से रिलेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ये एंड ऑपरेटर कहलाता है, ये और ऑपरेटर कहलाता है। मान लीजिए दो वेरिएबल दे रखा है, दो वेरिएबल के बीच में ये लगा हो तो वहाँ पे और ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ये अगर लगा रहे तो वहाँ पे नॉट करवाना है, यहाँ पे एंड करवाना है। तो अब देखते हैं चलिए कि एंड कैसे कहीं पे ट्रू फॉल्स वाला कंडीशन और सिचुएशन में किस तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट लॉजिक गेट पढ़े होंगे तो वही लॉजिक गेट के कॉन्सेप्ट से मैं आपको बताता हूँ। देखिए ए और बी दो वेरिएबल दे रखा है, यहाँ पे मैं एंड ऑपरेटर इस दोनों के बीच में यूज़ कर रहा हूँ। चलिए मैं बाइनरी वैल्यू ले लेता हूँ। बाइनरी वैल्यू में पहले 2 0 फिर 2 1, 4 बिट का ले रहा हूँ। फिर सिमिलरली 1 0 1 1 1 0 1 1। चलिए अब मेरा एंड ऑपरेटर क्या कह रहा है, एंड ऑपरेटर इज जस्ट अ मल्टीप्लिकेशन। हम मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं तो नॉर्मली आपको सिंपली समझाता हूँ। जीरो को जब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, ज़ीरो को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ज़ीरो आएगा, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर? ये होता है मेरा एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर स्पेशली ये कहता है अगर दो कंडीशन फॉल्स हो, ज़ीरो, मेरा ज़ीरो का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। ज़ीरो जो होता है ट्रू और फॉल्स का, स्पेशली लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर में स्टार्टिंग में मैं बताया था अगर वो कंडीशन फुलफिल कर रहा तो उसमें आपको इधर ट्रू लगाना है या फॉल्स लगाना। तो ज़ीरो का मतलब होता है मेरा फॉल्स। क्लियर? और 1 का मतलब होता है ट्रू। क्लियर? तो अगर ये यहाँ पे भी फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है तो आपका आउटपुट क्या आएगा,
आउटपुट भी फॉल्स आएगा। सपोज डेट एक इनपुट ए एज ए इनपुट हो और बी भी इनपुट हो, और ये दोनों यहाँ जो आ रहा मेरा आउटपुट है, मान लीजिए आपका ए इनपुट जो है आपका वो फॉल्स में है और दूसरा बी वाला इनपुट जो है वो आपका ट्रू में है, तो जब फॉल्स और ट्रू मिल रहा तब भी पे आपको फॉल्स ही होगा। मेनली इसका कंडीशन ये है कि अगर दोनों इनपुट यानी ए इनपुट और बी इनपुट दोनों अगर मेरा ट्रू होगा तभी मेरा जो आउटपुट आएगा वो मेरा ट्रू होगा। तो ट्रू मतलब यहाँ पे ये 1 है, 1 मेरा ट्रू सिग्निफाई कर रहा, ये भी मेरा ट्रू है, तो ये दोनों जब ट्रू हुआ तो आउटपुट मेरा क्या आया, ट्रू आएगा। क्लियर। अगर एक भी आपको क्या कहा जा रहा, फॉल्स आ रहा है इनपुट, जैसे यहाँ पे आपको ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा, ये फॉल्स। 0 मीन्स फॉल्स, या आप 0 0 जहाँ फॉल्स लिख सकते हैं और 1 जहाँ है वहाँ आप ट्रू लिख सकते हैं। क्लियर। इसको भी मैं फॉल्स लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो ये स्पेशली ये कहता है एंड ऑपरेटर कि अगर दोनों इनपुट, ए भी इनपुट है और बी भी इनपुट है, अगर दोनों इनपुट मेरा अगर ट्रू दे रखा है तभी मेरा आउटपुट ट्रू होगा। अदरवाइज मान लीजिए कि अगर सिंगल इनपुट भी अगर आपको ट्रू है और एक आउटपुट आपका इनपुट फॉल्स है, उस सिचुएशन में आउटपुट फॉल्स ही देगा। तो मेन कंडीशन, मेन लॉजिक रख दीजिए कि 2 इनपुट दे रखा है, दोनों इनपुट आपका अगर ट्रू होगा तभी आउटपुट ट्रू आएगा। चलिए अब दूसरी ऑपरेटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि और ऑपरेटर है। तो और ऑपरेटर का भी मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। चलिए, ए और बी दे रखा है, यहाँ पे 2 इनपुट है, एक ए इनपुट है एक बी इनपुट है। इसका हम बाइनरी वैल्यू लिख ले रहे हैं 0 0 1 1 0 1 0 1। चलिए अब देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, यानी इसमें ये कह रहा और ऑपरेटर में अगर क्या कहा जाता है एक भी इसका इनपुट ट्रू रहेगा तब मेरा आउटपुट ट्रू होगा। क्लियर। चलिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 0 फॉल्स हो जाएगा। नॉर्मली आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, ऐड करने के लिए यहाँ पे कह रहा है 0 को 0 से ऐड करेंगे तो 0 होगा, 0 को 1 से ऐड करेंगे तो ये 1 होगा, 1 को 0 से कर रहे हैं तो ये 1 होगा, फिर 1 को 1 से ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 ही होगा। 2 मत सोचिएगा, 1 और 0 नहीं होगा, सिंगल बिट में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो नॉर्मली ये इसमें कहा जा रहा है अगर एक भी इनपुट, यहाँ पे इनपुट है 0, ये फॉल्स हुआ, ये भी फॉल्स है, अगर दोनों इनपुट आपका फॉल्स हो तो आउटपुट फॉल्स होगा। अगर क्या कहा जाता है एक भी इनपुट इसका अगर ट्रू रहा तब आपका क्या हुआ, आउटपुट ट्रू होगा। बस इसमें मेनली नॉर्मली ये कह रहा है, ऐसा नहीं इसका कंडीशन है कि आपको दोनों इनपुट्स ये होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। एक भी इनपुट अगर आपका ट्रू आ गया, जैसे यहाँ पे सिंगल इनपुट ट्रू है, यहाँ पे सिंगल इनपुट ट्रू है और ये सेकंड वाला जो इनपुट है वो आपको फॉल्स दे रखा है, तो आपको दोनों इनपुट की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी इनपुट अगर ट्रू आ रहा तो आउटपुट ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा। चलिए आपको नेक्स्ट लेके चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर में। ये 1 लिख लीजिए, ये 2 लिख लीजिए, ये 3 लिख लीजिए। सॉरी, ए बी नहीं, मान लीजिए ए दे रखा है, उसका बाइनरी वैल्यू लिख लेते हैं 0 और 1। ए का अगर हम, ये नॉट ऑपरेटर था तो नॉट लगाते हैं तो 0 का क्या आ जाएगा 1 और 1 का 0, मतलब फॉल्स का ट्रू हो जाएगा और ट्रू का फॉल्स होगा। ये कंडीशन कह रहा लॉजिकल ऑपरेटर में। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, 3 ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर होता है। लॉजिकल ऑपरेटर क्या चीज़ के लिए होता है, लॉजिकल ऑपरेटर स्पेशली यूज़ होता है कि वेदर द गिवन कंडीशन इज़ ट्रू और नॉट, वहाँ पर आपको चेक करने के लिए आपको यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको लिख दे रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर, ये सारा है। पीछे मैंने बताया था आपको लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन सा होता है, तो 3 तरह का होता है। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है, ये एंड ऑपरेटर कहलाता है, ये और ऑपरेटर कहलाता है, यहाँ पे ये नॉट ऑपरेटर कहलाता है। तो सबका फिर से मैं बता दे रहा हूँ। एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर ये कहता है, मान लीजिए 2 इनपुट आपको दे रखा है ए और बी, अब इस 2 इनपुट में हम एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये वाला जो आपको हिस्सा है ये आपको आउटपुट वाला लाइनिंग शो करेगा, ये आउटपुट दिखाएगा। तो एंड ऑपरेटर आपको ये कह रहा 2 इनपुट आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें से अगर दोनों इनपुट जो है आपका अगर ट्रू रहेगा तभी आपका जो आउटपुट है वो भी ट्रू रहेगा। कहने का मतलब 2 इनपुट ट्रू ये कह रहा है इसका कंडीशन, तो ये एक इनपुट ट्रू है, ये भी इनपुट ट्रू है, ये दोनों जब ट्रू हुआ तभी ये ट्रू होगा। अदरवाइज अगर उसका एक भी इनपुट ट्रू हो रहा तो उसका आउटपुट आपको फॉल्स ही आएगा, ट्रू नहीं आ सकता। बट और जो है जस्ट उसका रिवर्स है, आउट आपका ये और आपका ये कह रहा और ऑपरेटर आपको कह रहा है कि अगर 2 इनपुट आप यूज़ कर रहे हैं उस सिचुएशन में क्या है कि अगर एक भी इनपुट आपका ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू ही आएगा। जैसे यहाँ पे आपको 1 है, दिस इज़ ट्रू, यहाँ पे आपका एक इनपुट ट्रू है बट सेकेंड वाला इनपुट क्या है, फॉल्स है, तब भी पे आउटपुट आपका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे दोनों इनपुट आ रहा है आपका ट्रू,
तो आपको तो आउटपुट ऑब्वियसली ट्रू ही आएगा। तो ट्रू और फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, 0 मेरा फॉल्स हो गया और ट्रू मेरा 1 हो गया। क्लियरली आप इस तरीके से समझ सकते हैं। अब यहाँ ये नॉट ऑपरेटर क्या कहता है, नॉट ऑपरेटर आपको स्पेशली कहता है कि अगर कंडीशन एक ऑपरेटर मेरा ट्रू है तो उसका जो आउटपुट आएगा वो जस्ट मेरा रिवर्स हो जाएगा, डेट शुड बी फॉल्स। और अगर फॉल्स दे रखा है तो वो मेरा ट्रू हो जाएगा। जैसे ये मेरा इनपुट है, इसमें सिंगल इनपुट का यूज़ करते हैं, तो सिंगल इनपुट है, इसमें 2 बाइनरी वैल्यू होगा, इधर 0 और 1, इधर ट्रू या फॉल्स। अगर फॉल्स दे रखा है तो उसका आउटपुट क्या आएगा मेरा, नॉट करके, नॉट मतलब जस्ट हम उसको रिवर्स कर दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स का ट्रू हो गया, और अगर ट्रू दे रखा है तो वो मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट ऑपरेटर आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू जब तक के लिए।